अभिमान ने प्राप्ति के पापा की तरफ देखा और बोला, पापा मुझे आपसे थोड़ा काम है। आप 1 मिनट मेरे साथ बाहर आएंगे जरा, प्लीज। अरे हाँ बेटा, पर तुम प्लीज क्यों कह रहे हो? हक से बोलो ना, जो भी कहना है। जी चलिए, मैं बताता हूँ आपको, उसने मुस्कुराकर कहा और दोनों उठकर बाहर चले गए। अभिमान ने बाहर जाकर कहा, देखिए पापा, अभी हमारे बीच जो भी बात होगी ना, वो हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। हाँ बेटा, क्यों नहीं, हम बाप बेटे के बीच ही रहेगी। लेकिन हुआ क्या, ये तो बताओ। वो इतना कहते हुए उसने अपनी जेब से एक पैकेट निकाला और उन्हें थमाते हुए बोला, ये आपके लिए। इसमें क्या है बेटा, आप खुद ही देख लीजिए। उन्होंने पैकेट खोला और देखकर हैरान रह गया और बोले, ये क्या है बेटा, ये मुझे क्यों दे रहे हो? पापा मुझे पता है आपके और मम्मी के दिल में कितने सारे शौक होंगे प्राप्ति की शादी को लेकर, और ये भी पता है कि इस वक्त आपकी कंडीशन। मैं नहीं चाहता कि कोई भी आपको किसी भी तरह से कम समझे। इसलिए नहीं कि मेरी या मेरी फैमिली की इज्जत का ख्याल है मुझे, बल्कि इसलिए कि अब आप लोग मेरे भी माँ बाप हैं, तो आपकी इज्जत भी उतनी ही प्यारी है मुझे। बस इसलिए। और हाँ, एक बात, और ये बात आप प्लीज प्राप्ति से मत बताइएगा। बस हम दोनों के बीच रहने दीजिए। एक वादा भी है आपसे, थोड़ी देर तक मैं आपके लिए कैफे खुलवा रहा हूँ, आपको बस वहाँ बैठना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ठीक है। उसकी बातें सुनकर प्राप्ति के पापा की आंखें भर आईं। अभिमान ने उनके आंसू पोंछे और बोला, नहीं पापा, आपकी आंखों में सिर्फ खुशी के आंसू होने चाहिए। बेटा, तुम हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो, जितना हमारा सगा बेटा होता तो वो भी नहीं करता शायद। मतलब मैं आपका अपना बेटा नहीं हूँ? नहीं बेटा, तुम अपनों से भी ज्यादा अपने हो हमारे लिए। कहते हुए उन्होंने उसे गले से लगा लिया। अभिमान ने भी उन्हें गले से लगा लिया और बोला, चलिए अब अपने आंसू पोंछ कर अंदर चलिए। आपकी बेटी ने चाय बना ली होगी, अगर और टाइम लगाया हमने तो वो दोनों की क्लास लगा देगी। कहकर दोनों हंसने लगे तो पापा ने कहा, मतलब हमारी तरह प्राप्ति को तुम भी अच्छे से समझ चुके हो। चलो अच्छा है, भगवान करे तुम दोनों का प्यार और अंडरस्टैंडिंग यूं ही बनी रहे, हमेशा खुश रहो साथ में। अभिमान मुस्कुरा दिया, फिर दोनों अंदर चले गए। अंदर गए तो प्राप्ति दोनों की तरफ देखकर बोली, अरे कहाँ चले गए थे आप लोग? चाय ठंडी हो जाएगी, चलिए आइए जल्दी से। उसकी बात सुनकर पापा ने अभिमान की तरफ देखा और दोनों मुस्कुरा दिए। फिर सबने मिलकर चाय पी और बातें करने लगे। फिर अभिमान जहान के साथ खेलने लगा और सब अपने अपने काम में लग गए। थोड़ी देर बाद प्राप्ति और अलका ने डिनर बनाया और अभिमान को भी साथ में खिलाया। फिर अभिमान वहां से चला गया और सब लोग सोने चले गए। जहान आज खुश था और उसने अभिमान से ये भी प्रॉमिस कर लिया था कि कल वो ही उसे स्कूल छोड़ने जाए, जिस पर वो मान भी गया। अगली सुबह अपने प्रॉमिस के हिसाब से अभिमान आ गया और जान को स्कूल के लिए ले गया। उन दोनों की बॉन्डिंग देखकर सब लोग बहुत खुश थे। फिर उसे स्कूल छोड़कर अभिमान प्राप्ति को ऑफिस के लिए लेने आ गया। प्राप्ति गाड़ी में बैठे हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं? अभिमान उसकी तरफ देखकर बोला, गाड़ी चला रहा हूँ जानम, और क्या। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ आप अपना इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? पहले आप जहान को छोड़ने गए, फिर आप मुझे लेने आ गए। हम दोनों खुद भी जा सकते हैं। आप जहान की हर बात मानकर उसे बिगाड़ देंगे। हाँ, तो मेरा इकलौता बेटा है अभी वो, उसकी हर छोटी से छोटी बात मैं मानूंगा। चाहे कुछ भी मांगे, वो उसे मिलेगा। अभिमान खंडेलवाल का बेटा है, आखिर कोई छोटी बात नहीं है। आप समझ नहीं रहे हैं। तुम समझो जानम, ये मेरा टाइम वेस्ट नहीं, बल्कि टाइम इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट। वो कैसे? वो ऐसे कि तुम दोनों पर जितना टाइम स्पेंड करूंगा, उतना हम तीनों के बॉन्ड और रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होगा और हमारा प्यार बढ़ेगा। हुई ना ये इन्वेस्टमेंट? क्या आप भी? बातों में आपसे कोई नहीं जीत सकता तुम्हारे अलावा। कहकर वो जोर से हंस दिया और प्राप्ति भी हंसने लगी। दोनों ऑफिस पहुंचे और आज दोनों दोपहर तक ही ऑफिस में रुकने वाले थे। आज आभास ऑफिस नहीं आया था। यह बात प्राप्ति को कहीं ना कहीं अजीब लग रही थी और खटक रही थी, लेकिन अभिमान के समझाने पर उसने इसके बारे में सोचना छोड़ दिया। उन्होंने सारे स्टाफ मेंबर्स को भी कल के लिए इनवाइट किया हुआ था। दोपहर को वो लोग चले गए। कल उनकी सगाई जो है, आखिरकार अगली सुबह आखिर वो दिन आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, सिवाय कुछ लोगों के, या कहें सिर्फ 2 लोगों के। सुबह से ही दोनों के घर में चहल पहल चल रही थी। जहान तो खुशी के मारे नाच रहा था, कहते हुए कि आज मेरे मम्मी पापा की सगाई है, या
उसकी खुशी से सबके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई थी। उधर अभिमान अब तक सो रहा था। मम उसे उठाने गई और कॉफी साइड टेबल पर रखते हुए बोली, उठ जाओ बेटा, आज तो तुम्हारे लिए इतना खास दिन है। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा और अभिमान उठकर उनकी गोद में सर रखकर लेट गया। मम बोली, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ अभी। आखिर वो दिन आ गया जिसका इंतजार मुझे और तेरे डैड को जाने कब से था। मेरे बेटे के हिस्से की खुशियां आज उसे मिलने जा रही हैं। मम, अब आप सेंटी मत होना प्लीज। आज आपके चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट होनी चाहिए, और डैड के भी। वो उठकर बैठा और बोला, मेरी कॉफी दीजिए, और कॉफी पीने लगा। मम मुस्कुरा रही थी अब। वो बोली, हाँ बच्चे खुश हैं हम बहुत ज़्यादा। प्राप्ति को बहू के रूप में पाकर तो हम कितने खुश हैं ये बता भी नहीं सकते हम दोनों। डैड तो आज इतने खुश हैं कि सुबह के 6 बजे से उठकर तैयारियों में लगे हुए हैं। पैर जमीन पर नहीं लग रहे उनके आज। ये सुनकर अभिमान बहुत खुश हुआ। मम ने कहा, मैं नाश्ता लगाती हूँ, तुम फ्रेश होकर आ जाओ जल्दी से। फिर वो भी फ्रेश होकर नीचे गया और नाश्ता करने लगा। शाम हुई और प्राप्ति को अलका तैयार कर रही थी। प्राप्ति नजरें उठाकर शीशे में खुद को देख नहीं रही थी। पूरी तरह तैयार होने के बाद अलका ने उसके कान के पीछे काला टीका लगाते हुए बोली, नजर न लग जाए कहीं मेरी परी जैसी बहन को। इतना कहते उसने उसके माथे को चूमा और बोली, चल अब नजरें उठाकर खुद को देख तो ले, क्या कयामत लग रही है आज मेरी प्राप्ति। प्राप्ति ने हिम्मत करके खुद को शीशे में देखा तो देखते ही शर्म के मारे चेहरे पर हाथ रख लिए। अलका बोली, आय हाय, ऐसे शर्मा रही है जैसे सामने आईना नहीं बल्कि खुद अभिमान बाबू खड़े हों। हैं? क्या भी? आप भी? और नहीं तो क्या। बाकी एक बात तो पक्की है प्राप्ति, कि आज हमारे अभिमान बाबू को एक बार फिर से तुमसे प्यार हो जाएगा। फ्लैट हो जाएंगे तुम्हें देखकर, इतनी खूबसूरत लग रही हो तुम। प्राप्ति मुस्कुरा दी और बोली, हाँ हाँ, आप जितना चाहे छेड़ लो मुझे। एक दिन मेरा भी आएगा जब मेरी जगह आप बैठी होंगी, मैं आपकी जगह होंगी। फिर मैं भी आपको ऐसे ही टीज करूंगी, देखना, वो भी मेरे होने वाले जीजा जी के नाम से। उसकी बात सुनकर अलका का चेहरा उदास हो गया तो प्राप्ति उठी और उसके चेहरे को थामते हुए बोली, हाँ दी, आपकी जिंदगी में वो दिन मैं लाकर रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। हम पास्ट को नहीं बदल सकते लेकिन फ्यूचर को तो बदल सकते हैं ना। आपका अकेलापन मुझे अच्छा नहीं लगता अब। मैं जानती हूँ आप जीजू से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन अब आपको भी किसी की ज़रूरत है जो आपसे प्यार करे। और मैं जानती हूँ ऐसा कोई ज़रूर मिलेगा हमें। मैं ढूंढ कर रहूँगी। अच्छा अच्छा मेरी अम्मा, अब आज तेरा दिन है, उस पर ध्यान दे, बाकी सब बाद में देखेंगे। तभी प्राप्ति के मम्मी पापा अंदर आए और प्राप्ति को देखते ही दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो दोनों उसके गले से लग गए और उसका माथा चूमा। उधर अम्मान ने कमरे का हाल बेहाल कर रखा था। जबकि उसका आउटफिट पहले से डिसाइड था, फिर भी सब कुछ बिखेर कर रखा था। जैसे ही मम अंदर आई, कमरे की हालत देखकर वो हैरान रह गई। अभिमान के कमरे की हालत देखकर प्रज्ञा जी हैरानी से उसके पास आई और बोली, हे भगवान, ये क्या है अभी बेटा, तुमने ये सब इधर उधर क्यों फैला रखा है। तुम्हारा सूट तो तैयार है ना, फिर क्या ढूंढ रहे हो। मम्मा, वो मैं एक्चुअली अपनी फेवरेट वॉच ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही है। तो कोई और पहन लो बेटा, इतनी घड़ियां हैं तुम्हारे पास, फिर एक नहीं मिल रही तो क्या हो गया। नहीं मम्मा, मुझे वही चाहिए, वो मेरे लिए लकी चार्म है। कौन सी घड़ी? लेकिन मुझे बताओ, मैं भी तो देखती हूँ। मम्मा, वही जो आपने मुझे 18th बर्थडे पर दी थी। पता है मैं हर स्पेशल ओकेजन पर वही पहनता हूँ और हर काम अच्छे से हो जाता है बिना विघ्न के। और आज मेरी जिंदगी का सबसे स्पेशल दिन होने वाला है, इसलिए मुझे आपके स्पेशल आशीर्वाद वाली वॉच ही पहननी है और कोई नहीं। क्या सच में? हाँ मम्मा, जब भी ऑफिस में कोई बड़ी डील होती या कोई और बिजनेस के काम में भी मैं वही पहन कर जाता हूँ। मुझे अजीब सा कॉन्फिडेंस हो जाता है जब वो मेरे पास होती है। यह सुनकर मम मुस्कुरा दी और उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा एक छोटा सा गिफ्ट मेरे बच्चे के लिए इतना मायने रखता है। हाँ मम्मा, सच्ची वो मेरे लिए बहुत खास है। मुझे ढूंढने में हेल्प करो ना प्लीज। हाँ हाँ चल ढूंढते हैं दोनों, कहकर वो दोनों घड़ी ढूंढने लग गए। उधर सब तैयार हो चुके थे और अब बस चलने ही लगे थे। आज जहान ने भी सेम वही आउटफिट पहना था जैसा कि अभिमान ने पहना था, और ये आइडिया अभिमान का ही था। उसने जब अपना आउटफिट फाइनल किया था तो उसका एक मिनी वर्जन भी ऑर्डर किया था। जहान बहुत खुश था खुद को देखकर। वो भागते हुए प्राप्ति के पास गया
और उसे देखकर वो इतना खुश हुआ और जाकर उसे हक किया और बोला, वाह मम्मा, आज तो आप एकदम प्रिंसेस लग रही हो, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो, सच्ची। फिर अलका से बोला, मौसी, आपने मम्मा को नज़र वाला टीका लगाया क्या? कहीं मेरी मम्मा को किसी की बुरी नज़र ना लग जाए। उसकी बात पर दोनों हंसने लगी और अलका ने कहा, हाँ हमारे चैंप, लगा दिया मैंने हमारी प्रिंसेस को काला टीका। अब किसी की भी नज़र नहीं लगेगी इसे, ठीक है ना? फिर वो उसके कान के पीछे भी टीका लगाते हुए बोली, वैसे टीके की जरूरत तो आपको भी है हमारे नन्हे राजकुमार, आखिर आप भी इतने प्यारे लग रहे हो आज। वो तो मैं लगूंगा ही ना, आखिर भांजा किसका हूँ? वो इतराते हुए बोला। तो अलका बोली, बदमाश, मौसी की टांग खींच रहा है, बताती हूँ अभी तुझे। कहकर वो उसके पीछे भागी और जहान भी आगे आगे भागा। सब आज बहुत खुश थे। उधर अरमान को फाइनली वो घड़ी मिली गई थी जिसके लिए सुबह से वो लगा पड़ा था। बहुत खुश हुआ वो। फिर मम्मा बोली, चल अब जल्दी से तैयार हो जा, नहीं तो उधर दुल्हन आ जाएगी और दूल्हा अभी तक नाइट सूट में ही घूम रहा है। तू चेंज कर, तब तक मैं ये सब समेटती हूँ। आप किसी और से कह दो ना मम्मा, आप भी तैयार हो जाओ जाकर। नहीं बेटा, सब आज अपनी अपनी ड्यूटी पर लगे हैं, इसीलिए मुझे ही करना पड़ेगा। मैं 2 मिनट में कर लूँगी, तू हो जा तैयार। कहकर वो सामान समेटने लगी और अरमान तैयार होने लगा। जब वो फाइनली तैयार हो गया और मैं उनके रूम में उनके सामने आकर बोला, मम्मा कैसा लग रहा हूँ? उसे देखकर मम्मा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और बोले, नजर ना लग जाए मेरे बच्चे को, इतना प्यारा लग रहा है। कहकर उन्होंने भी उसके काला टीका लगा दिया। अभिमान बोला, क्या मम्मा प्यारा? हैंडसम बोलो, स्मार्ट बोलो, डैशिंग बोलो, ये कैसी तारीफ हुई? मैं बच्चा थोड़ी हूँ अब। बच्चे कितने ही बड़े हो जाएं, माँ के लिए बच्चे ही होते हैं। मैं कोई तेरी गर्लफ्रेंड हूँ जो तुझे हैंडसम और ये सब बोलकर मस्का लगाऊंगी ताकि तू मेरे फ़ोन का रिचार्ज करवा दे? हाँ। यह सुनकर अरमान हंस पड़ा और बोला, क्या मम्मा, आप भी पंच मारने लगी हो? मम्मा भी हंसने लगी और बोली, मैं बहुत खुश हूँ सच्ची, मैं तेरे लिए। तभी डैड आ गए और बोले, हाँ सारी की सारी खुशी तो तेरी माँ को है ना, बाप को तो कोई खुशी नहीं अपने बेटे की सगाई की, है ना? मम्मा बोली, अरे मैंने ऐसा कब कहा भला, आप तो बस मुझसे लड़ने का बहाना ढूंढते रहते हैं। डैड उनके पास आकर उनके कंधे से कंधा टकरा कर बोले, अजी सिर्फ लड़ाई ही नहीं, हम तो प्यार करने का भी बहाना ढूंढते रहते हैं आपसे। मम्मा आंखें छोटी करके बोली, क्या आप भी बेटे के सामने ऐसी बातें करते, शर्म नहीं आती आपको? अरे इसमें शर्म की क्या बात है भला, बेटे का भी यही टाइम आने वाला है अब तो। समझदार है वो, है ना बेटा? वो आंख मारते हुए अभिमान से बोले और बदले में अभिमान भी आंख मारते हुए बोला, बिल्कुल सही कहा डैड आपने। और दोनों हाई फाइव करने लगे। मम्मा बोली, बाप बेटा दोनों एक जैसे बेशरम। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मेरी बहू आएगी ना, फिर मेरी भी एक वोट बढ़ जाएगी, तब देखना तुम दोनों। कहकर वो चली गई और दोनों जोर से हंसने लगे। नीचे सब मेहमान भी आ चुके थे अब तक। सब स्नैक वगैरह खा रहे थे, कोई डांस कर रहा था, सब एंजॉय कर रहे थे। तभी नीचे हमारी प्राप्ति की पूरी फैमिली की एंट्री हो चुकी थी। प्रज्ञा जी और निशांत जी आगे आए उनका स्वागत करने के लिए। प्राप्ति को देखते ही दोनों बहुत खुश हुए। प्रज्ञा जी ने उसकी आरती उतारी और उन्होंने भी उसे नजर का टीका लगाया और माथा चूमा। प्राप्ति ने उन दोनों के पैर छुए। प्रज्ञा जी ने जान को भी प्यार किया और फिर सब अंदर आए सब। और सभी लोग वहां प्राप्ति को देखते ही रह गए। सब खुसुर फुसुर कर रहे थे कि देखो देखो कितनी प्यारी बहू ढूंढ कर लाई है प्रज्ञा, चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। कोई कह रहा था, मुझे तो लव मैरिज लग रही है, आजकल माँ बाप की पसंद कहाँ पसंद आती है बच्चों को, और वगैरह वगैरह। वही टिपिकल लोगों की टिपिकल बातें। खैर प्राप्ति को प्रज्ञा जी ने एक जगह बिठाया और उसके परिवार को भी, और उनके आसपास वेटर्स खाने पीने का सामान लेकर घूमने लगे। थोड़ी देर बाद पंडित जी भी आ गए और उनकी खातिरदारी करने के बाद मम्मा अभिमान को लेने गईं। अभिमान को अपने साथ लेकर वो आई और अभिमान की तरफ भी सब लोग बहुत गौर से देख रहे थे। अभिमान की नज़र जैसे ही प्राप्ति पर पड़ी, उसकी धड़कन बढ़ने की बजाय आज थम सी गई और वो वहीं सीढ़ियों पर फ्रीज हो गया। अभिमान को रुका हुआ देखकर मम मुस्कुराने लगी और उसके कान में बोली, यहीं खड़ा ताड़ता रहेगा या फिर आगे बढ़ेगा, वो तेरी ही है, आराम से देखते रहना बाद में। फिलहाल तो सगाई की रस्म कर ले जाकर। उनकी आवाज़ से वो होश में आया और शर्मा गया और कुछ ना बोलकर आगे बढ़ने लगा। मम भी उसके साथ ही नीचे आई
और अभिमान ने आकर प्राप्ति की मम्मी पापा के पैर छुए और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। फिर अभिमान जाकर वो स्टेज पर चढ़ने ही वाला था कि पीछे से एक आवाज़ आई, जिससे उसके कदम थम गए। अभी बेटा अपनी दादी को भूल गया क्या? अभिमान ने मुड़कर देखा तो व्हील चेयर पर सामने दादी थी उसकी। वो भागते हुए दादी के पास गया और उनके गले से लग गया और रोने लगा। दादी की भी आंखें भर आईं। अभिमान बोला, नहीं दादी, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ भला? आपके बिना तो आपका अभी अधूरा है। मैंने डॉक्टर को बहुत कन्विंस किया था कि थोड़ी देर के लिए आने दें आपको, लेकिन वो बोले कि आपका ट्रीटमेंट पूरा होने से पहले आपको नहीं छोड़ सकते वो, नहीं तो आपकी सेहत इफेक्ट होगी। बस इसलिए मैं डर गया था। आपकी सेहत से ज़्यादा और कुछ ज़रूरी नहीं है मेरे लिए, जानती हैं ना आप। इसलिए मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया। फिर लेकिन आपको डॉक्टर ने अलाउ कैसे कर दिया? बताती हूँ, रुक जरा। तू खड़ा हो, 1 मिनट। क्यों दादी? लेकिन अरे वो तो बताती हूँ ना। अच्छा ठीक है, कहते हुए वो उठा और बोला, बताइए अब। तभी दादी ने व्हील चेयर के साइड पर दोनों हाथ रखे, अपने पैरों पर प्रेशर डाला और धीरे धीरे करके वो सबकी आंखों के सामने अपने पैरों पर खड़ी हो गईं। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अभिमान अपनी आंखों को मलने लगा क्योंकि यकीन नहीं हो रहा था उसे। दादी बोली, ये देख, तेरी बूढ़ी दादी अपने पैरों पर खड़ी होने लगी है अब। सब लोग बहुत खुश हुए। प्रज्ञा जी भी जल्दी से आई और निशांत जी भी आए और दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और गले लग गए। दादी बोली, मैंने ही कहा था डॉक्टर से कि किसी को कुछ बताना नहीं है। मैं सरप्राइज दूंगी सबको, खास करके अपने बॉयफ्रेंड को। तो बताओ ना मेरे हैंडसम बॉयफ्रेंड, तुम्हारी गॉर्जियस गर्लफ्रेंड का सरप्राइज कैसा लगा? अभिमान मुस्कुराया और दादी को हक कर लिया और बोला, ओह माय गॉर्जियस गर्लफ्रेंड, इतना अच्छा सरप्राइज दिया है आपने कि मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं है कोई। सच्ची? थैंक यू सो मच दादी। तब दादी बोली, अच्छा मुझे भी मेरा सरप्राइज दिखा देना, मेरी होने वाली बहू से मिलवा मुझे, चल जल्दी कर। अभिमान बोला, हाँ आप बैठिए, मैं उसे यहीं लेकर आता हूँ। दादी गुस्से से घूरते हुए बोली, क्यों? मैं खुद जाऊंगी उससे मिलने, वो भी अपने पैरों पर चलकर। चल लेके चल मुझे, नहीं तो मैं खुद चली जाती हूँ। तभी जल्दी से अभिमान ने उनका हाथ पकड़ा और बोला, चलिए दादी, आप सच में बहुत जिद्दी हैं। दादी किसकी हूँ आखिर? वो इतराते हुए बोली और उसके साथ चलने लगी। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। अभिमान उन्हें स्टेज तक लेकर गया। वहाँ सामने प्राप्ति थी। वो दादी को देखते ही उठ गई और उन्हें आकर प्रणाम किया। दादी उसे देखती ही रह गई और उन्होंने उसका माथा चूमा और बोली, मैं सदके जावा, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। उन्होंने उसकी बलाएं ली और बोली, भगवान तुम दोनों की जोड़ी को हर बुरी नज़र से बचाए। देखना अभी मेरी होने वाली बहू कितनी लकी है हमारे लिए। आज ही सगाई है और आज ही मैं इतने सालों बाद अपने पैरों पर खड़ी हो पाई हूँ। इससे ज़्यादा खुशनसीबी क्या होगी हमारी। और अभिमान मुस्कुरा दिया उनकी बात पर। फिर वो प्राप्ति की मम्मी पापा से मिली। उनकी आंखों में भी आज एक अलग ही चमक थी। अलका अंगूठियों वाली थाल लेकर अपने ध्यान में आ रही थी कि अचानक से किसी से टकरा गई और सारा सामान नीचे गिर गया। उसने सामने देखा तो सामने कुसांग खड़ा था। उसे देखकर वो चौंक गई, लेकिन कुसांग मुस्कुरा दिया। वो बोला, आई एम सॉरी, वो मेरा ध्यान कहीं और था इसलिए। और वो सामान उठाने लगा। अलका उसे यहाँ देखकर हैरान थी। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी वहाँ अभिमान आ गया और बोला, अरे आ गए आप वकील साहब, आइए आइए। दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया और अभिमान बोला, इन्हें मैंने बुलाया है यहाँ। हम लोग 1-2 बार मिले और अच्छा बॉन्ड हो गया हमारा, तो मैंने सोचा हमारी खुशी में एक दोस्त और शामिल हो जाए, है ना? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ आप दोनों के लिए। भगवान आप दोनों को हमेशा साथ रखे। थैंक यू दोस्त, चलो तुम कुछ खा पी लो। अलका जी, आप इनके साथ रहिए प्लीज, ये मैं ले जाता हूँ सब। उसने उससे सामान लिया और वहां से चला गया। अलका बोली, आप कुछ खा लीजिए प्लीज चलकर। कुशांग बोला, हाँ चलिए, आप भी मुझे कंपनी दे दीजिए, अभी रस्म के लिए टाइम है। अलका ने मना किया, लेकिन ज्यादा इंसिस्ट करने पर वो मान गई। दोनों स्नैक्स वगैरह लेने लगे साथ में। अलका उसे बोली, उस दिन के लिए थैंक यू सो मच, आप नहीं होते तो मैं मैनेज नहीं कर पाती। अरे थैंक यू कैसा इसमें भला, एक दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है ना। ये सुनकर अलका थोड़ा शांति रही और बोली, आप एंजॉय करिए, मुझे थोड़ा काम है। वो जाने लगी तो किसान ने पूछ लिया, आपने बताया नहीं, हम दोस्त तो हैं ना? अलका मुड़ी और हल्का सा मुस्कुराकर
आंखों से हाँ में इशारा कर दिया और वहां से चली गई। और उसका जवाब जानकर कुसांग की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद पंडित जी भी आए और हवन करने के लिए अपनी जगह पर बैठे। फिर अभिमान और प्राप्ति को बिठाया और मंत्रोच्चारण करने लगे। सब करने के बाद अभिमान ने प्राप्ति की उंगली में रिंग पहनाई और उसका हाथ चूम लिया। यह देखकर सब वोटिंग करने लगे और प्राप्ति शर्मा गई। अब प्राप्ति ने भी अभिमान को रिंग पहना दी और सब तरफ तालियों की गूंज सुनाई दे रही थी। और हमारे जहान का तो नाच नाच कर बुरा हाल हो रहा था। खुशी के मारे ही वो उछले जा रहा था अपने मम्मी पापा को देखकर साथ में। इस भीड़ में दो जोड़ी आंखें वो भी शामिल थीं, जो ये देखकर बिल्कुल खुश नहीं थी और ना ही उनके हाथ तालियां बजाने के लिए उठे थे। खैर फिर अभिमान और प्राप्ति ने सब बड़ों का आशीर्वाद लिया और सबने ढेर सारी शुभकामनाएं दी उन्हें। फिर सब लोग नाच गाना करने लगे। फिर प्रज्ञा जी और निशांत जी भी डांस करने लगे और साथ ही प्राप्ति के मम्मी पापा भी। उनका प्यार देखकर अभिमान और प्राप्ति बहुत खुश हो रहे थे। अभिमान प्राप्ति के कान के पास आकर बोला, हम जब इस उम्र में आएंगे ना, मैं तुमसे इससे भी बहुत ज्यादा प्यार करूंगा। जानम, देख लेना। हमारे प्यार के भी चर्चे होंगे आसपास में। यह सुनकर प्राप्ति शर्मा गई और बोली, क्या आप भी? अरे सच कह रहा हूं मैं जानम, आजमा कर देख लेना। एक नमूना अभी दिखाई देते हैं आपको, चलिए। इतना कहकर अभिमान ने एकदम से प्राप्ति का हाथ पकड़कर स्टेज पर चला गया। प्राप्ति को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला और म्यूजिक स्टार्ट भी हो गया। प्राप्ति अभी तक कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाई थी कि अभिमान के एक इशारे पर म्यूजिक ऑन के साथ लाइट्स ऑफ हो चुकी थी और दोनों के ऊपर स्पॉटलाइट पड़ने लगी थी। अभिमान मुड़ा और कुछ सेकंड बाद मुड़ा तो उसके हाथ में एक गिटार था और उसकी उंगलियां गिटार के तारों से एक प्यारा सा म्यूजिक बजा रही थी। यह देखकर प्राप्ति को हैरानी हुई, क्योंकि उसे पता नहीं था आज तक कि अभिमान गिटार भी बजा लेता है। और उसकी यह हैरानी और भी बढ़ गई जब गिटार के साथ साथ अभिमान के होंठ भी चलने लगे। उसने प्राप्ति की तरफ देखते हुए गाना शुरू किया। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। वो प्राप्ति के सामने आ गया और उसकी आंखों में देखते हुए आगे बोला, किसी जुबान में भी वो लफ्ज ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। वो उसके इर्द गिर्द घूमते हुए गाने लगा, मैं अगर कहूँ तुम सा हसीन कायनात में नहीं है कहीं। फिर वो उसके सामने आ गया और एक घुटने पर बैठ गया और बोला, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। प्राप्ति की आंखों में नमी और होठों पर मुस्कुराहट आ गई एक साथ। फिर उसने प्राप्ति से उसका हाथ मांगा और आंखों के इशारे से इजाजत दी। प्राप्ति ने मुस्कुराते हुए हाथ उसके हाथ पर रख दिया और अभिमान ने उसकी कमर पर प्यार से हाथ रखा और दोनों धीरे धीरे मूव करने लगे। वो प्राप्ति की तरफ देखते हुए गाना गाने लगा, सोखियों में डूबी है अदाएं, चेहरे से उलझी हुई हैं जुल्फों की घनी घनी घटाएं, सांस से ढलकी हुई हैं। उसने प्राप्ति को घुमा दिया और फिर से अपने पास लाया और बोला, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। अरमान ने प्राप्ति को दूसरी तरफ घुमा दिया और पीछे से उसे बाहों में भर लिया और म्यूजिक पर हल्के हल्के मूव करने लगे। फिर प्राप्ति ने गाना शुरू कर दिया उसी तरह से, तुम हुए मेहरबान तो है ये दास्तान। वो अभिमान की तरफ घूमी और आगे गाने लगी, तुम हुए मेहरबान तो है ये दास्तान, अब तुम्हारा मेरा एक है कारवान। उसने उसके सीने पर अपना सर रख दिया और बोली, तुम जहाँ मैं वहाँ। अभिमान के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई और उसने भी उसे यूं ही बाहों में भर लिया। प्राप्ति एकदम से होश में आई और उससे थोड़ा दूर हो गई शर्म के मारे। तभी ऊपर से गुलाब की पंखुड़ियों की बरसात सीधा प्राप्ति की ओर होने लगी और अभिमान फिर से अपने दोनों घुटनों पर बैठ गया उसके सामने और अपने दोनों हाथ फैलाते हुए बोला, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तभी लाइट्स ऑन हो गई और सभी जोर जोर से तालियां बजाने लगे। प्राप्ति शर्मा गई और जाकर अलका के पीछे खड़ी हो गई। अलका उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दी और बोली, अरे पगली शर्मा क्यों रही है तू? तेरा होने वाला हस्बैंड है वो। अभिमान ने उसकी तरफ देखकर आई विंक कर दिया। अभिमान की मम्मा ने दोनों की बलाएं ली। यूं ही हंसते खेलते सगाई की रस्म पूरी हो गई थी। धीरे धीरे मेहमान भी जाने लगे और घर के लोग ही रह गए थे। कुसांग भी जाने लगा था कि प्राप्ति उससे बोली, कुसांग जी आप आज रुक जाइए ना, वैसे भी रात होने वाली है तो आप घर पर बता दीजिए कि आप आज अपने दोस्त के यहाँ रहने वाले हो, है ना।
उसने अभिमान की तरफ देखकर कहा तो अभिमान ने भी हामी भरी और बोला, हाँ बिल्कुल, प्राप्ति ठीक कह रही है। और वैसे भी आज रात कोई सोने वाला नहीं है। मैंने आज रात का पूरा इंतजाम कर रखा है। आज पूरी रात बस मस्ती होगी और कुछ नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा दोस्त भी उसमें शामिल हो। तो तुम कहीं नहीं जा रहे हो? बस अब कह दिया। और वैसे भी मैं नहीं कहता तो उससे पहले मेरी होने वाली मिसेज ने कह दिया था, और उनका कहा तो मैं हर कीमत पर पूरा करवा दूं। वो क्या है ना, इनके मुंह से निकला हर शब्द मेरे लिए आदेश होता है। इतना कहकर उसने प्राप्ति की तरफ देखकर आई विंक कर दी और सब मुस्कुरा दिए और प्राप्ति ने नजरें झुका लीं। फिर सबने रात को डिनर किया। अब प्राप्ति ने वो भारी लहंगा वगैरह उतार दिया था और सिंपल सी साड़ी पहन ली थी, और अभिमान ने भी कैजुअल ड्रेस पहन ली थी। सब खाना खाकर फ्री हुए तो अभिमान ने कहा, सो सब लोग ध्यान से सुनिए मेरी बात। अब किसी ने भी आज रात सोना नहीं है। मैंने आज की रात के लिए खास प्लान किया है कुछ, बिकॉज वी आर गोना हैव टू मच फन टुनाइट। ये सुनकर सब खुश हुए और डैड ने पूछा, अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि प्लान क्या किया है तुमने ऐसा? वो मैं बताऊंगा नहीं, बल्कि दिखाऊंगा आप सबको। तो उठिए और चलिए मेरे साथ। सब लोग उठे और चल पड़े उसके पीछे। वो सबको घर की छत पर लेकर चला गया और वहां का नज़ारा देखकर सब लोग हैरान थे। वहां नीचे बैठने के लिए गद्दे वगैरह बिछाए हुए थे। साइड में काफ़ी सामान रखा था, जो शायद गेम्स वगैरह के लिए रखा था। एक फिश जार में कुछ पर्चियाँ थीं। साइड में खाने पीने का काफ़ी सामान रखा था। अभिमान बोला, तो ये रहा आज रात आप सबके लिए रात बिताने का इंतजाम। चलिए सब लोग बैठ जाइए। सब बैठ गए उन गद्दों पर। प्राप्ति भी जाने लगी तो अभिमान ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अजी रुकिए, आप कहाँ जा रही हैं? आपने ही कहा कि सब बैठ जाइए तो बैठने जा रही हूँ। प्राप्ति ने कहा तो अभिमान बोला, हाँ हाँ बैठ जाइएगा, लेकिन मेरे साथ, मेरे बिना नहीं। मेरी होने वाली अर्धांगिनी है आप, भूले मत। अब मेरे बिना आपकी परछाई भी नहीं चल पाएगी अकेले, समझिए आप। झेलना पड़ेगा मुझे आपको सारी जिंदगी। उसकी बातें सुनकर मम बोली, बस कर बेशरम कहीं का। तुझे तो शर्म ही नहीं है, कहीं भी शुरू हो जाता है। लेकिन हमारी बच्ची को तो आती है ना शर्म। छोड़ उसे। प्राप्ति तू मेरे पास आकर बैठ जा बेटा। ये तो पगला गया है। प्राप्ति जाने लगी, लेकिन अभिमान उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था। वो बोला, मॉम शादी मेरी होनी है ना उससे, तो मैं जैसा हूँ उसे पसंद हूँ। बेशरम ही सही, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना जानम? ये सुनकर सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि अभिमान के मुंह से ऐसी बातें किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। तभी सीढ़ियों की तरफ से एक आवाज़ आई, अबे थोड़ा रोमांस शादी के बाद के लिए भी रख दे। यह आवाज़ सुनकर सबने सीढ़ियों की तरफ देखा और सामने नीलय खड़ा था मुस्कुराते हुए, जिसे देखकर सब मुस्कुरा दिए। लेकिन अभिमान ने अपना चेहरा घुमा लिया। अभिमान ने मुंह घुमाया तो नीलय सबसे पहले उसके पास भाग कर आया। एयरबेस के ठीक पीछे खड़ा होकर बोला, अच्छा अब नजर भी नहीं मिलाएगा हमसे? इतना पराया कर दिया क्या यार? मैंने किसी को पराया नहीं किया। मॉम बता दीजिए आप। मुझे ही पराया किया गया है, और वो सबके सामने। किसने किसे पराया किया? नीलय ने अभिमान को अपनी तरफ घुमाया और बोला, यार अभिमान अब गुस्सा छोड़ देना। इतनी बड़ी तो गलती भी नहीं की मैंने, जितनी बड़ी तू सजा दे रहा है। तू मुझसे नाराज होकर के। हाँ हाँ, कोई गलती की ही नहीं तूने। बड़ी छोटी की क्या ही बात है। अपने यार की सगाई मिस करना कोई गलती होती ही नहीं है, बल्कि गुनाह होता है, पाप होता है। और वही किया है तुमने। हाँ जानता हूँ यार, तू हर्ट हुआ है, पर मैं भी क्या करता भला। मेरे बस में नहीं था ना यार। होता तो मैं आ ही जाता यार। लेकिन प्रॉब्लम ही इतनी बड़ी हो गई थी कि कुछ सूझ ही नहीं रहा था। डैड का भी मूड स्पॉइल हो गया था। अब क्या बताऊँ यार, कोई ऐसी बात नहीं सूझ रही थी जिसे जस्टिफाई कर पाऊँ मैं अपनी बात को। पर अब आ गया हूं ना, देखना तेरी शादी तक हर एक फंक्शन में धूम मचाएंगे मिलकर। तेरा दिमाग सही है क्या? तेरे नहाने से ज्यादा गुस्सा मैं इस बात से हूँ कि तूने मुझे इस लायक नहीं समझा कि एक बार अपनी परेशानी मेरे साथ शेयर करता। कम से कम इतना पराया कर दिया, कितने बड़े क्राइसिस में भी मुझे याद नहीं कर सकता था तू। काहे की दोस्ती है हमारी फिर? दोस्ती का मतलब सिर्फ अच्छे टाइम में साथ होना नहीं होता है, बल्कि बुरे समय में भी साथ होना होता है। पर मैं तुझे क्यों समझा रहा हूँ? तुझे तो सब पता है पहले से, इसलिए मुझे इस काबिल नहीं समझा तूने, है ना? अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है। तू जानता है ना, मेरी जान है यार तू तो। बस उस समय दिमाग ब्लॉक हो गया था, ऐसा समझ। मैं तो बस डैड को सांत्वना देने गया था,
वो बहुत टूट गए थे, क्योंकि उनके इतने खास दोस्त ने उन्हें इतना बड़ा धोखा दिया था कि वो सह नहीं पाए। इमोशनली डैमेज हो गए थे वो, तो उनका ख्याल रखते रखते मैं सब भूल गया। इधर मम परेशान थी अलग से। मैंने उन्हें समझा बुझाकर मौसी के घर भेज दिया कुछ दिन, ताकि वो अकेला फील ना करें घर में। अभी उन्हें लेने जाना है मुझे, पहले तेरे पास आया हूँ यार। सच में मैं खुद परेशान था कि तेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन था, और मुझे से सबसे ज़्यादा खुशी थी इस बात की मैं नहीं आ पाया। मुझे बहुत बुरा लगा सच्ची में। अंकल आए हैं क्या? नहीं, डैड मम के पास गए हैं। मैंने उन्हें भेज दिया ताकि मम को तसल्ली हो थोड़ी। अच्छा चल, अब कोई बात नहीं, माफ़ किया तुझे। लेकिन मुझे पूरी बात बता पहले। अभी बताऊंगा सब, लेकिन पहले आज की शाम के लिए तूने इतनी बड़ी तैयारी की है, उसे तो एंजॉय कर लें। हाँ, वो तो कर लेते हैं। वैसे मैंने सुना है कि विद्या भी यूएस में ही थी, तू मिला उससे? नहीं तो, मैं तो नहीं मिला। आई नहीं वो क्या प्राप्ति की सगाई में? प्राप्ति आई और बोली, नहीं होने वाले देवर जी, वो कैसे आती? वो तो वहाँ अपनी लव स्टोरी बनाने में लगी थी। वैसे आपको नहीं पता क्या उसकी लव स्टोरी के बारे में? नहीं भाभी, मुझे कैसे पता होगा भला। अब इतना बड़ा यूएस है, तो कहाँ पता चलता है किसी के बारे में, यू नो। अभिमान उसके गले में बाहें डालकर उसे कसते हुए बोला, अबे साले, अभी तो बक दे। कितनी सफाई से झूठ बोल रहा है तू, जैसे हमें पता ही नहीं कुछ। कमीने सब बता दिया है विद्या ने कॉल पे ही प्राप्ति को। ज्यादा शाना मत बन। अच्छा अच्छा, जब सब पता है तो क्यों मुझसे उगलवाना चाहता है तू? ताकि मैं देख सकूं कि तू कितना झूठ बोल सकता है। अच्छा चल, जब पता है तो एक्सेप्ट करने में क्या है। हाँ, हम दोनों ने एक दूसरे को कमिटमेंट दे दी है शादी के लिए। मम डैड से भी मिल ली वो, लेकिन उसका वहाँ आना एक कोइंसिडेंट ही था। वो तो अपनी कजिन की शादी में गई थी, हम इवेंचुअली मिल गए, तो बस हो गया। मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ सच में। थैंक यू भाभी। अबे भाभी के देवर, मैं भी खुश हूँ तेरे लिए, वो उसे गले से लगाते हुए बोला। और नीला भी मुस्कुरा दिया और बोला, चलो अब हम इस शाम को एंजॉय तो करें। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ गेम खेलने के लिए। चलो शुरू करते हैं। मेरे बिना ही यह आवाज़ आते ही सभी ने उस तरफ देखा, तो सामने विद्या खड़ी थी, दोनों हाथ कमर पर रखे हुए। उसे देख प्राप्ति जल्दी से भागी उसके पास गई, और दोनों ने एक दूसरे को हक कर लिया। प्राप्ति बोली, मिल गया टाइम तुझे? पता है मैंने कितना मिस किया तुझे। अधूरा लग रहा था सब मुझे। यहाँ तू नहीं थी, और उधर वो शिल्पी की बच्ची भी बहाना बनाकर बैठ गई अपने भाई की सगाई का सेम टाइम पर। दोनों ने धोखा दिया मुझे। नहीं यार, मैं आने वाली थी पर टिकट्स कंफर्म नहीं हुई, तो क्या कर दी। मैंने भी मिस किया यार, मैं तो धमाल मचाने वाली थी। पर कोई ना, अब आ गई हूं ना, तो पूरा धमाल होगा। चल देखते हैं, वो मुस्कुराकर बोली। और फिर विद्या सबसे मिली, और सब खुश हुए उसके आने से। फिर सब बैठ गए। अभिमान ने एक कुशन लाया और बोला, आप सबने हम आपके यहाँ अकाउंट तो देखी होगी ना। बस वैसे म्यूजिक के साथ हम इस क्वेश्चन को पास करेंगे, तो म्यूजिक बंद होते ही जिसके हाथ में होगा उसे गेम के रूप में पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन एक ट्विस्ट है, सजा वो देगा जिसने लास्ट में क्वेश्चन पास किया होगा, बाकी कोई और नहीं दे सकता। तो इट इज़ गोना बी इंटरेस्टिंग। तो शुरू करते हैं। सब बैठे थे और प्राप्ति के साथ विद्या बैठी थी, तो अभिमान गया और विद्या को उठा दिया और खुद बैठ गया उसके पास। सब उसकी हरकत पर मुस्कुराने लगे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मॉम ने इतना बड़ा भाषण दिया था, फिर भी वो टला नहीं था और प्राप्ति के ही पास बैठा था। खैर, सुमित म्यूजिक प्लेयर के पास खड़ा था, और उसने प्लेयर ऑन किया तो गाना बजने लगा। गाना बजा था, जाने क्या हुआ है, क्यों है जिया बेकरार, धड़के दिल बार बार। सब क्वेश्चन पास कर रहे थे, अचानक म्यूजिक बंद हुआ, और इस समय क्वेश्चन था प्राप्ति के पापा के हाथ में, और पास थी उसकी मम, ऑब्वियसली। सब तालियां बजाने और एक्साइटेड थे कि अब उन्हें क्या पनिशमेंट मिलेगी मम्मी से। पापा खड़े हो गए और बोले, चलिए मोहतरमा, बताइए क्या करें हम आपकी खिदमत में। मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, काफ़ी देर हो गई है आपका डांस नहीं देखा मैंने, तो सोच रही हूँ वही सजा दे दूँ, पर एक ट्विस्ट के साथ, जैसा कि गेम का रूल है। अच्छा अच्छा, बताइए तो। आपको अपने फेवरेट गाने पर डांस करना होगा, सबके सामने, वो भी। उन्होंने सुमित से हुला हुप रिंग मंगवाई। उसके साथ? क्या, इसके साथ कैसे? वो मुझे नहीं पता। ठीक है भाई, लाओ। सुमित ने गाना लगाया और पापा थिरकने लगे, और गाना था, जाए जाए जाए
एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए। पापा के डांस स्टेप देखकर सब लोग हंसने लगे, क्योंकि ऑब्वियसली हुला स्प्रिंग के साथ स्टेप कैसे मैनेज करते वो। अभिमान प्राप्ति के कान में बोला, सच्ची पापा का ये फेवरेट सॉन्ग था? था नहीं है। पापा आज भी अपने रूम में कभी कभी ये गाना गाकर थिरकते रहते हैं। मैं और मम्मी चोरी चोरी देखते हैं और कभी कभी वीडियो भी बना लेते हैं। और जानू भी हमारे साथ होता है इस मस्ती में। वो खिलखिलाते हुए बोली तो अभिमान उसे प्यार से निहारते हुए बोला, हाय जानम, तुम हंसते हुए कितनी प्यारी लग रही हो। मन करता है तुम्हें यूं ही देखता रहूं। प्राप्ति मुस्कुरा दी और बोली, फिलहाल सामने देख लीजिए, नहीं तो सब आपका मजाक उड़ाएंगे। उड़ाने दो, हु केयर्स। अच्छा जी, हाँ जी, आपके लिए तो मजाक क्या, नीलाम भी हो जाए हम हंसते हंसते। प्राप्ति उसका चेहरा सामने की तरफ घुमाते हुए बोली, उधर देखिए पापा का डांस। अरमान ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम मीना जानम कितनी अनरोमांटिक हो, तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। फिर सामने देखकर तालियां बजाते हुए बोला, अरे वाह वाह पापा, क्या डांस किया है आपने, एकदम माहौल बना दिया है, मजा आ गया। सब लोग भी तालियां बजाने लगे और पापा मम्मी से बोले, देख लीजिए श्रीमती जी, आपके लिए क्या क्या करना पड़ता है हमें। उनकी बात पर मम्मी शर्मा गई तो अभिमान ने सीटी मार दी जोर से। अभिमान के डैड बोले, सही कहा भाई साहब आपने, हम लोग तो सारी जिंदगी अपनी बीवियों के जोकर बने रहते हैं और फिर भी ये हमसे कहती हैं कि हम इनकी बात नहीं मानते। उनकी बात पर मॉम ने उन्हें कोनी मारी और बोली, अच्छा जी, आज तक मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा। और आप किस बीवी की बात कर रहे हैं? अरे यार, मैं ऐसे कह रहा था, आप तो नाराज हो गई। आपकी बात नहीं है, मैं बाकी लोगों की बीवियों का एग्जाम्पल दे रहा था। अच्छा, आप कौन है बाकी बीवियों के एग्जाम्पल देने वाले? अरे ऐसे कह दिया, मेरी माँ, माफ कर दो। मैं तो मुंह खोल कर भी पछता रहा हूँ। हाँ तो मत खोला कीजिए ना मुंह, आपकी बारी आने दीजिए, फिर बताती हूँ आपको। इतना कहकर उन्होंने मुंह फेर लिया और सब उनकी नोकझोंक में एंजॉय कर रहे थे। गेम का दूसरा राउंड शुरू हुआ। प्राप्ति के पापा बाहर हो चुके थे। अब म्यूजिक रुका तो कुशन प्राप्ति की मम्मी के हाथ में था, यानी उनकी बारी थी अब सजा की। और पास में अभिमान की मम थी। वो बोली, मैं कोई गेम नहीं दूंगी आपको, बस एक काम कीजिए, आप प्राप्ति के बारे में कुछ बता दीजिए। प्राप्ति के बारे में क्या बताऊँ आपको, इसके कॉलेज के दिनों का किस्सा सुनाती हूँ। वैसे तो इसकी शैतानियाँ किसी उम्र में कम नहीं हुई थी। बचपन से लेकर यह हमेशा कुछ ना कुछ कांड करती रहती थी। पर एक किस्सा है इसके टीनेज का, जिसमें इसकी शैतानियाँ किसी के बस में नहीं आती थीं। ये सब सुनकर सब लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे थे जानने के लिए, और सबसे ज़्यादा तो अभिमान। वो तो पूरे गौर से सुन रहा था, अपने गालों पर हाथ रखकर। वो बोला, हाँ हाँ मम्मी, प्लीज बताइए ना जल्दी, क्या क्या शैतानियाँ किया करती थी प्राप्ति। प्राप्ति बोली, मम्मी रहने दीजिए ना, कोई और बात बता दीजिए आप, ये सब जरूरी है क्या? हाँ हाँ, बहुत जरूरी है हमारा जानना, तुम चुपचाप से बैठो। अभिमान जल्दी से बोला तो मम्मी ने बताना शुरू किया। एक बार इसने क्या किया, यह ना कॉलेज पढ़ती थी तब, तो इसने ना हमारे पड़ोसियों के साथ एक प्रैंक किया। वो लोग एक्चुअली थोड़े सुपरस्टिशियस थे। इसने बस उसी चीज का फायदा उठाया और एक रात को इसने एक लाल कपड़े में नींबू, एक कपड़े से बनी डॉल और सिंदूर बांधकर पोटली बना दी और आधी रात को उनके घर के सामने रखकर आ गई। सुबह जैसे ही हम लोग उठे तो मोहल्ले में हंगामा हो रखा था। उन पड़ोसियों ने पुलिस को भी बुला लिया था और जोर जोर से उसकी वाइफ चिल्ला रही थी कि देखिए देखिए इंस्पेक्टर साहब, किसी ने हमारे घर पर काला जादू कर दिया है। यह सारा मोहल्ला जलता है हमसे। हम लोग अमीर हैं पूरे मोहल्ले में, तो ये सब लोग जलते हैं हमसे। इसीलिए इन्होंने मिलकर ये सब किया है। सच में इतना हंगामा हुआ था कि क्या बताऊं। सब आपस में बहस करने लगे और ये मैडम अंदर बैठकर हंस रही थी। जब बात ज्यादा बिगड़ने लगी तो इसके पापा ने जाकर पुलिस वालों को वहां से भेजा और उन लोगों को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, जरूर किसी ने मजाक किया होगा आपके साथ। 2 घंटे के बाद फाइनली वो शांत हुए और सब अपने अपने घर गए शांत होकर। उसके बाद मैंने इसे ऐसा कुछ नहीं करने दिया। सब लोग एकटक प्राप्ति की तरफ देखने लगे और प्राप्ति ने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से ढक रखा था। उसने देखा हाथ हटाकर तो सब ठहाका लगाकर हंसने लगे। प्राप्ति भी मुस्कुरा दी। सच में इतनी शैतान थी है। प्रज्ञा जी बोली तो प्राप्ति की मम्मी बोली, और क्या, ये तो अब जाकर बड़ी हुई है, अब ये आपके घर आएगी तो आपको संभालना पड़ेगा इसे। बिल्कुल, हम तो कब से तैयार हैं, और वैसे आज तो ये आधी हमारी ही हो गई है ना, वो मुस्कुराकर बोली। यूं ही तीसरा राउंड शुरू हुआ।
अब मम्मी भी बाहर जा चुकी थी। इस बार म्यूजिक बंद हुआ तो कुशन अभिमान के डैड के पास आ गया और यह देखकर मम बहुत खुश थी क्योंकि उनके पास वही तो थी जिस मौके को वो ढूंढ रही थी। वो फाइनली मिल गया। डैड डर गए बेचारे। वो बोले, निकाल दीजिए अपनी भड़ास। अब पत्नी जी, जी बिल्कुल निकाली जाएगी, थोड़ा सब्र कीजिए जरा। बीवियों के नखरे और उनकी दादागिरी तो बहुत देखी है ना आपने। तो एक काम कीजिए जरा, आज बीवियों की कुछ अदाएं पेश कर दीजिए सबके सामने। ये सुनकर अरमान बोला, वाह वाह क्या बात कही है मॉम आपने। परफेक्ट सजा है डैड के लिए। हाँ बेटा, इन्हें पता तो चले बीवियों में और कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं आखिर। अरे, मैंने माफी मांग ली ना, आप कोई और सजा दे दो ना। जी नहीं, जो कह दिया है वो कीजिए। उन्होंने सीमा से एक साड़ी मंगवाई और बोली, इसे पहनकर कीजिए। डैड की सिटी पिटी गुल। अब सजा मिली थी तो करनी पड़ेगी पूरी। वो साड़ी लपेट कर आ गए, वो भी लेडीज की तरह ठुमकते हुए। सब उन्हें देखकर ठहाके लगाने लगे। वो आकर मॉम के पास बैठ गए और एकदम औरतों की तरह बात करने लगे। वो बोले, सी, हेलो प्रज्ञा, लॉन्ग टाइम नो सी। आजकल बहुत बिजी रहती हो, किटी में भी नहीं आती तुम। हम बहुत मिस करते हैं तुम्हें। और मेरी ये साड़ी देखी तुमने, पिछले हफ्ते लेकर आई हूँ इनके साथ। हमारी एनिवर्सरी थी ना, तो उन्होंने दिलवाई गिफ्ट। मुझे पता है पूरे 25,000 की है, प्योर सिल्क है और जरी का वर्क है। देखो तो जरा, हाथ लगा कर देखो, एकदम सॉफ्ट है ना। सब हंसे जा रहे थे उनकी बातों पर और स्टाइल पर। अरमान हाथ ऊपर करके बोला, थैंक्स प्रूव्ड। डैड सच्ची बीवियों को पूरी अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं। अरमान की बात पर डैड बोले, बस कर बेटा, मैं ये सब नौटंकी तुम्हारी मम का मूड सही करने के लिए कर रहा हूँ। और तू है कि और अपनी मम को पंप दे रहा है। बस कर बेटा, थोड़ा तो तरस खाओ अपने बाप पर। अरमान जोर से हंसने लगा और बाकी सब भी हंसने लगे। अब मम भी खुद को रोक नहीं पाई और हंसने लगी साथ में। डैड ने गहरी सांस ली कि आखिर मम का मूड ठीक हो गया। अब डैड भी बाहर हो गए गेम से। अब फिर राउंड शुरू हुआ और इस बार कुसांग फंसा और उसके ठीक पास बैठी थी अलका। प्राप्ति बोली, चलिए दी, आप बताइए कि क्या पनिशमेंट देंगी आप कुसांग जी को। मैं क्या बताऊं, तुम लोग देख लो ना, मुझे वैसे भी इस गेम के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तू तो जानती है ना। वो थोड़ा हेसिटेट कर रही थी, इसलिए प्राप्ति बोली, ठीक है फिर, मुझे शायद पता है कि इन्हें क्या सजा देनी चाहिए। अभिमान बोला, अच्छा तो फिर बताओ ना, क्या सोचा है तुमने। प्राप्ति कुसांग की तरफ देखते हुए बोली, मैंने सुना है कि वकील साहब शेरो शायरी भी करते हैं, तो क्यों ना दो लाइन्स हो जाएं। अभी तो माहौल भी है और सब लोग भी यहाँ हैं। ऐसा उसने अलका की तरफ तिरछी नजरों से देखते हुए बोला। कुसांग ने पहले तो काफी मना किया, लेकिन प्राप्ति कहाँ मानने वाली थी। वो उसे मनाकर ही मानी। कुसांग ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, खुद हारकर दूसरों को जिता रहे थे अब तक हम। जिंदगी जीना तेरे आने के बाद सीखा है हमने, वरना तो जिंदगी बिता रहे थे अब तक हम। प्राप्ति ने उसकी शायरी पर जोर से तालियां मारनी शुरू कर दी, तो उसके पीछे ही सबने भी तालियां मार दी। प्राप्ति बोली, वाह वाह क्या बात है, आप तो छा गए वकील साहब। लेकिन एक बात तो बताइए कि आपकी शायरी में जो गहराई उतर के आई है, उसकी वजह कौन है। और मेरे मतलब क्या वजह है उसकी। कुसांग थोड़ा झेप गया उसकी इस बात से, लेकिन वो बात को संभालते हुए बोला, अरे ये तो बस अभी अभी ताजा ताजा सोचा है मैंने, बस इंटेंसली आ गया, पता नहीं कैसे। ठीक है समझ गए हम, आप ऐसे शर्माइए मत अब। वो उसे छेड़ते हुए बोली। फिर गेम आगे शुरू हुआ और धीरे धीरे करके सब लोग आउट होते गए और लास्ट में बचे हमारे लव बर्ड्स, आमने सामने प्राप्ति और अभिमान। म्यूजिक शुरू हुआ और कुशन की इधर उधर बाजियां भी। म्यूजिक बंद हुआ तो कुशन अभिमान के हाथ में रह गया, जिसका मतलब था कि इस गेम में प्राप्ति जीत गई थी। और सबने जोर से तालियां मारकर प्राप्ति की जीत का डंका बजाया। और अब बारी थी अभिमान की सजा की, तो वो उठा और प्राप्ति के सामने आया और घुटनों पर बैठकर दिल पर हाथ रखते हुए बोला, अजी वैसे तो हम ये गेम क्या, आप पर तो हम खुद को भी हार चुके हैं। प्राप्ति शर्मा गई और नजरें झुका ली उसकी इस बात पर। सब लोग बड़े प्यार से उन्हें देख रहे थे। और रही बात सजा की, तो आप हमारी जान भी मांग लें चाहें, सर आंखों पर होगा आपका हर फैसला। तो बता दीजिए क्या सजा है इस दीवाने के लिए मेरी सरकार। प्राप्ति ने उसकी तरफ देखा और बड़े प्यार से बोली, आपके लिए सजा सोच ली गई है। आपकी सजा यह है कि आपको पूरी जिंदगी, इस जन्म और आने वाले हर जन्म में सिर्फ मेरा होकर रहना पड़ेगा।
आप कभी मेरा साथ नहीं छोड़ सकते ना, इस जन्म में, ना आने वाले किसी और जन्म में। ऐसा कहते हुए उसकी आंखें थोड़ी सी नम हो गई थीं। वो आगे बोली, जैसे दिल के लिए धड़कन जरूरी है ना, वैसे ही प्राप्ति के लिए आप जरूरी हैं। आपके बिना सांस भी लेना मंजूर नहीं है मुझे। जीना तो दूर की बात है। वादा कीजिए मुझसे कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप कभी मुझसे दूर नहीं जाएंगे, किसी भी हाल में नहीं। वो अपना हाथ आगे करते हुए उससे वादा मांग रही थी। अभिमान ने मुस्कुराकर उसका हाथ अपने दोनों हाथों से थाम लिया और उसके हाथ को चूमते हुए बोला, मैंने तो सजा सुनाने को कहा था, पर तुमने तो मुझे वरदान सुना दिया है जानम। सच में, और ये बात भी भला कहने की है क्या? चाहे सूरज रात को निकलने लगे और चंद दिन में आने लगे, हर चीज बदल जाए इस दुनिया में, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलेगी, और वो है हमारा प्यार और हमारा साथ। हम दो नहीं एक है जानम। प्राप्ति और अभिमान नहीं, आज से हम दोनों अभिप्रा हैं। दो जिस्म एक जान, दो दिल एक धड़कन, और इन्हें अलग करना किसी के बस का नहीं है। प्राप्ति अभिमान के लिए क्या है, यह बात तो शब्दों में बता पाना ही पॉसिबल नहीं है। सिर्फ समझाया जा सकता है, और वो भी सिर्फ तुम समझ सकती हो मेरी आंखों में देखकर जानम। उसके चेहरे को थाम कर आगे बोला, और इस जन्म में तो क्या, मैं किसी भी जन्म में तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ। हाँ, ये बात तुम अच्छे से याद रखना। तुम पर मेरे नाम की मोहर लग गई है, अब परमानेंट। तो तुम कहीं भी होगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और हर बार अपना बना लूंगा, हर जन्म में जानम। वादा करता हूँ तुमसे। आई लव यू सो मच प्राप्ति। उसका माथा चूम लिया इतना कहकर, और उसे गले से लगा लिया। तभी सब लोग जोर जोर से क्लैप करने लगे उन दोनों के लिए। दोनों ने उस तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। सब बहुत खुश हुए उनके प्यार को देखकर। फिर सब लोग सोने के लिए चले गए, क्योंकि सुबह के 4 बजने वाले हो गए थे। प्राप्ति जाकर जहान के साथ सो गई और अलका भी उनके साथ ही चली गई। प्राप्ति के मम्मी पापा भी अपने रूम में चले गए। अरमान भी चला गया अपने रूम में। सुबह के लगभग 10 बजे प्राप्ति की आंख खुली और वो उठकर फ्रेश होकर अरमान के घर के मंदिर में माथा टेकने चली गई। वो जोत प्रज्वलित करने लगी, लेकिन कुछ सोचकर रुक गई। तभी उसके पीछे से आवाज आई, रुक क्यों गई बेटा, जोत प्रज्वलित करो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अरमान की मॉम थी खड़ी। वो मुस्कुराकर अंदर आई और बोली, तुम रुक क्यों गई थी? प्राप्ति बोली, नहीं वो एक्चुअली मैंने सोचा कि कहीं कहीं हमें बुरा ना लग जाए ना। अरे बेटा, ये तुम्हारा ही घर है अब। माना कि अभी शादी में दिन बचे हैं, पर हमारे लिए तुम अभी से इस घर की बहू बन चुकी हो। तो इस घर के लोगों पर तुम्हारा पूरा हक बनता है बच्चे। तुम अधिकार से कुछ भी कर सकती हो, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है तुम्हें। प्राप्ति उनकी बातों को सुनकर मुस्कुरा दी और उनके पैर छुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और जोत प्रज्वलित करने को बोला। फिर दोनों ने मिलकर आरती की और सबको प्रसाद बांटा। फिर मॉम बोली, बेटा नाश्ता तैयार है, तुम सबको उठा कर ले आओ। मैं तब तक नाश्ता लगवाती हूँ टेबल पर। ठीक है जी मम्मी जी, कहकर वो गई और सबको उठाने लगी। सब उठकर फ्रेश होकर आ गए टेबल पर, सिवाय अभिमान के। सब नाश्ता कर रहे थे तो मॉम ने कहा, ये लड़का कभी टाइम से नहीं उठता है, सिवाय ऑफिस के। उन्होंने प्राप्ति से कहा, प्राप्ति बेटा तुम नाश्ता करके एक काम करोगी? जी मम्मा, कहिए ना। वो अभिमान के लिए एक कप कॉफी बनाकर उसे देकर आओगी? नहीं तो जनाब उठेंगे नहीं। हाँ मैं चली जाती, लेकिन मुझे उसके डैड का बैग पैक करना है। उन्हें आज दोपहर को निकलना है मीटिंग के लिए। तो जी मम्मा, मैं अभी जाती हूँ। आप पापा का काम कर दीजिए, चिंता मत कीजिए आप। नाश्ता करके वो किचन में गई और कॉफी बनाकर सीधा अभिमान के रूम की तरफ चल पड़ी। दरवाजा लॉक नहीं था तो आराम से खुल गया। अंदर जाकर देखा और सामने देखते ही वो मुस्कुरा दी। अभिमान एकदम छोटे बच्चों की तरह सो रहा था। वो बोली, देखो तो कितने मासूम लगते हैं सोते हुए। अभी उठ गए तो सबको डराने लगेंगे एकदम, हिटलर के जैसे, खड़ूस कहीं के। पर सोते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। वो आगे गई, कॉफी को साइड टेबल पर रखा और बोली, पर इन्हें उठाऊं कैसे अब? उसने चूड़ियां खनखनाई, लेकिन वो नहीं उठा। पायल की आवाज से भी नहीं उठा। फिर वो कुछ सोचकर बोली, आइडिया, अभी उठेंगे ये कुंभकर्ण के चेले। उसने कॉफी पकड़ी और अभिमान के हाथ की एक उंगली पकड़कर कॉफी में लगा दी। अभिमान एक झटके से चिल्लाते हुए उठकर बैठ गया। अभिमान के ऐसे हड़बड़ाकर उठने से प्राप्ति जोर से हंसने लगी। अभिमान ने प्राप्ति को देखा तो उसे लगा वो सपना देख रहा है। वो मुस्कुरा दिया। प्राप्ति बोली, अरे आप हंस रहे हैं, आपको गर्म नहीं लगी कॉफी? अभिमान को तब रियलाइज हुआ कि वो सपना नहीं देख रहा है, सच में प्राप्ति वहां पर खड़ी है उसके सामने। वो बोला,
अरे जानम, तुम सच में यहाँ हो? हाँ तो आपको सपना लग रहा है ये? हाँ सच में मुझे सपना ही लगा था। वैसे सुबह सुबह तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई भला? आ गई बस। आपको उठाने आई हूँ, मम्मा ने कहा था मुझे कि आपको जगा कर आऊं। अच्छा जी। इतना कहकर उसने प्राप्ति का हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया और अपनी बाहों में भर लिया। वो आगे बोला, वैसे आज मेरी सुबह आज तक की सबसे खूबसूरत सुबह है, क्योंकि आज मुझे सूरज की जगह अपने चांद के दर्शन हुए हैं। बस जल्दी से मेरी हर सुबह को इतना खास बना दो, आकर मेरे पास हमेशा के लिए जानम। बस कुछ दिन और, फिर मैं रोज सुबह आपको खुद से उठाया करूंगी, पक्का। हाँ बस उसी दिन का इंतजार है मुझे तो। चलिए अब बातें बहुत हो गई, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए। आप, नाश्ता तैयार है, सब आपका ही वेट कर रहे हैं बस। ठीक है जानम, बस 10 मिनट दो मुझे, आ गया जल्दी से रेडी होकर। अच्छा जाने से पहले मुझे मॉर्निंग किस तो देती जाओ एक, ताकि मैं इस बात पर यकीन कर सकूं कि आज वाली खूबसूरत सुबह मेरा कोई सपना नहीं बल्कि रियलिटी है। राप्ती बोली, जी नहीं, यह सब शादी के बाद, हटिए मुझे जाने दीजिए आप, कहकर उसने खुद को उसकी बाहों से छुड़वाया और जाने लगी। अब बेचारा अभिमान मायूस हो गया और मायूसी भरी आवाज में बोला, ठीक है जी बीबी जी, अब आपके आगे हम क्या बोल सकते हैं, एक आप ही तो हैं जिनके आगे हमारी बोलती बंद हो जाती है। चलिए, अब आपने मना कर ही दिया है तो चलते हैं, कहकर वो धीमे धीमे कदमों से बाथरूम की तरफ जाने लगा। तो प्राप्ति ने जल्दी से पलटकर उसके एक गाल पर हाथ रखकर दूसरे गाल पर किस कर दिया और ऐसे भाग गई जैसे गधे के सर से सींग। और ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि अरमान को समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया। लेकिन उसे जब एहसास हुआ तो उसके चेहरे पर एक बड़ी वाली मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, हाय हाय जानम, बस तुम्हारी अदा पर तो मैं फिदा हूँ, कहकर वो अब एनर्जी से भर गया था। वह बाथरूम की तरफ भागते हुए गया और प्राप्ति भी भागते हुए नीचे चली गई। अभिमान जल्दी से रेडी होकर आया और डाइनिंग टेबल पर सबके साथ बैठ गया। और प्राप्ति की तरफ उसने जैसे ही देखा, प्राप्ति शर्माने लगी और नजरें फेर ली। अभिमान मुस्कुरा दिया। सब नाश्ता करने लगे। अभिमान के ठीक सामने प्राप्ति बैठी थी चेयर पर और आज नाश्ता सीमा परोस रही थी। सब नाश्ता करने लगे। थोड़ी देर बाद अभिमान प्राप्ति और उसके घर वालों को घर छोड़ने चला गया और वहीं से वो दोनों ऑफिस चले जाएंगे, ऐसा डिसाइड कर लिया उन्होंने। और अभिमान के घर वालों को बाय बोलकर निकल पड़े। अभिमान ने प्राप्ति के घर के सामने प्राप्ति की मम्मी पापा और अलका जहान को ड्रॉप किया और दोनों ऑफिस के लिए आगे बढ़ गए। सब लोग बहुत खुश थे आज और थोड़ा थके हुए भी। भले ही सबने उनके घर में सो लिया था, पर फिर भी अपने घर जैसा आराम कहीं और कहाँ मिलता है ना। इसलिए अलका ने पहले सबके लिए चाय बनाई और जहान के लिए दूध गर्म करके लाई और फिर सब अपने रूम में चले गए आराम करने। अलका और जहान भी लेट गए। जहान लेटते हुए बोला, मौसी आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत 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 ज्यादा। मेरे मम्मा पापा की सगाई हो गई है, अब जल्दी से उनकी शादी भी हो जाएगी, फिर मैं भी सबकी तरह दोनों के साथ ही रहूंगा फॉर एवर के लिए। अलका उसके चेहरे की खुशी देखकर बहुत खुश हुई और उसके चेहरे को प्यार से चूमते हुए बोली, हाँ बच्चे, आज तो सब बहुत खुश हैं, आखिरकार मेरी प्राप्ति को उसके हिस्से की खुशियां मिलने जा रही हैं। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि उसकी आने वाली खुशियों में किसी की गंदी नजर ना लगे, बस। तभी उसने देखा कि उसके बोलते बोलते ही जहान सो चुका है। वो मुस्कुरा दी और तभी उसका फोन बजने लगा। उसे लगा प्राप्ति का फोन होगा, लेकिन स्क्रीन पर नंबर देखकर वो चौंक गई एकदम से। वो उठकर बैठ गई और न जाने क्यों उसे ऐसा लगा जैसे उसकी धड़कन नॉर्मल से तेज हो गई हो जैसे, क्योंकि स्क्रीन पर नाम लिखा था कुसांग जी। उसे फोन उठाने में थोड़ी हेसिटेशन हो रही थी, लेकिन फिर किसी तरह से उसने खुद को शांत किया और फोन उठा लिया, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। तभी उसके कान में कुसांग की आवाज पड़ी। वो बोला, हेलो अलका जी, कैसी हैं आप? अलका बोली, जी ठीक हूँ मैं तो, आप बताइए। बस ठीक मैं भी। आपको कहीं परेशान तो नहीं कर रहा ना मैं ऐसे बिना इंफॉर्मेशन के फोन करके? जी नहीं, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिर ठीक है, और बताइए आप क्या कर रही थी? कुछ खास नहीं, बस जान को सुला रही थी, थक गया था ना वो, बस इसलिए। अच्छा जी, वैसे कल फंक्शन में मजा तो बहुत आया है ना? जी बिल्कुल। एक बात कहें, अगर आप बुरा ना माने तो? जी कहिए। कल आप बहुत खूबसूरत लग रही थी, एकदम अलग। यह सुनकर अलका को समझ में नहीं आया कि क्या कहे। वो बस धीरे से बोली, थैंक यू। ऐसे ही कुसांग कोई ना कोई बात छेड़े जा रहा था ताकि बात बंद ना हो, बस। अलका को पहले थोड़ी
हेसिटेशन हो रही थी, लेकिन फिर कुसांग के धैर्य से बात करने के कारण वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लगी और खुलकर बात करने लगी। वो भी खुश हुई उससे बात करके। फिर यूं ही आधा घंटे बात करने के बाद कुसांग ने उसे बाय बोला और फिर बात करेगा ऐसा बोलकर फोन काट दिया। अलका ने भी हंसते हुए फोन काट दिया और जहान के साथ लेट गई। उधर प्राप्ति और अभिमान गाड़ी में जा रहे थे। अभिमान रह रहकर प्राप्ति की तरफ देख रहा था। फिर उसने प्राप्ति का हाथ पकड़कर गियर पर रख लिया और उस पर अपना हाथ रखकर गाड़ी चलाने लगा। प्राप्ति बोली, मिस्टर अभिमान खंडेलवाल, आगे देखकर कार चलाइए प्लीज। सड़क पर और भी गाड़ियां चलती हैं, समझे आप। अभिमान मुस्कुराते हुए बोला, अब इसमें मेरा क्या कसूर है। भला पास में आप बैठी हैं तो मेरा नॉर्मल रहना कैसे पॉसिबल होगा भला। और उस पर सोने पर सुहागा ये कि अब आप ऑब्वियसली आप मिसेस खंडेलवाल बन चुकी हैं, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपको अब मुझे झेलना होगा, वो भी पहले से ज्यादा। और रही बात ड्राइविंग की, तो उसकी चिंता आप मत कीजिए। मुझे आपकी जान खुद से ज्यादा प्यारी है, जानती है ना आप। इसलिए मुझ पर भरोसा रखिए। उसकी बात पर प्राप्ति बस मुस्कुरा दी। अभिमान आराम से गाड़ी चला रहा था। बस थोड़ी देर में वो लोग ऑफिस पहुंचने ही वाले थे कि तभी अचानक से उनकी कार के सामने ना जाने कहाँ से एक ट्रक आ गया और वो ऐसे स्पीड में आगे बढ़ रहा था जैसे कि ब्रेक फेल हो गए हों उसके। जैसे ही अम्मान ने उसे देखा, उसने जल्दी से अपनी गाड़ी को साइड करने की कोशिश की। प्राप्ति भी घबरा गई और वो जोर से चिल्लाई, संभालिए। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।